हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर का पार्ट 1 किया। वेक्टर के पार्ट 1 में हमने बात किया बेसिक्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। हमारा जो एजेंडा है वो क्या है। इस लेक्चर के बाद आप ये जान लेंगे कि वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरीके के वेक्टर्स पाए जाते हैं, जिनका यूज भी आपको बार बार देखने को मिलता है। एंड इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग वेक्टर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेक्टर के रिगार्डिंग। सो द फर्स्ट थिंग कि आपको सबसे पहले हमें बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेक्टर के रिगार्डिंग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, याद रखना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे, लेकिन कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन ये है कि हम उसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट, ओके, या शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर भी बोला जाता है। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। इसका मतलब क्या है, वी कैन इजिली शिफ्ट ए वेक्टर पैरेलली। जब हम किसी एक वेक्टर को किसी स्पेस में पैरेलल अगर शिफ्ट करते हैं तो उस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका कहने का क्या मतलब है, सपोज मान लीजिए कि ये कोई हमारा स्पेस है, ठीक है। दिस इज XY प्लेन, राइट, प्लेन आप इसको बोल सकते हो। अब इस प्लेन में मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ये, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका एक टेल होता है और दूसरा हेड होता है। इस तरीके से हम किसी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर हम चाहें इस ए वेक्टर को, तो इस प्लेन में कहीं भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ध्यान ये देना है कि आप इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे, ये नहीं कि आप ऐसे है और आप इसको एंटी पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं या नॉन पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि इसको पैरेलली शिफ्ट करते हैं, ठीक है। पैरेलली शिफ्ट करने का क्या मतलब, इसके पैरेलल ही हम इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे, राइट। ए वेक्टर पोजीशन हमने चेंज कर दिया वेक्टर का। आप ध्यान दो, यहां पे अगर ये वेक्टर है तो इसका पोजीशन कुछ और होगा। यहां पे अगर वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया तो इसके पोजीशन को चेंज कर दिया, यानी कि शिफ्ट कर दिया। लेकिन शिफ्टिंग में आपको क्या ध्यान देना है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। हम ऐसा कर सकते हैं, हम इस वेक्टर को कहीं भी स्पेस में शिफ्ट कर सकते हैं, यहां भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्या होना चाहिए, ये इसके पैरेलल होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पैरेलली। तो इसका मतलब क्या है कि ऑन शिफ्टिंग ए वेक्टर पैरेलली, ऑन शिफ्टिंग ए वेक्टर पैरेलली, वेक्टर remains unaffected, vector remains unaffected, unaffected। इसका क्या मतलब है कि जब हम किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं ना, तो वो वेक्टर अनइफेक्टेड रहता है, यानी कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पहले के ही वैसे ही वेक्टर रहता है। मान लीजिए अगर हम अनपैरेलली वेक्टर शिफ्ट करते हैं, पैरेलली शिफ्ट नहीं करते हैं। मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर। आपको ध्यान देना है कि ये हेड इसके डायरेक्शन को शो करता है। तो अगर आप डायरेक्शन की अगर हम बात करें, ये नॉर्थ साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। अगर आप ध्यान दो तो ये वेक्टर इस तरीके से, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन है, ए वेक्टर की अगर हम बात करें। अब हम सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर को क्या कर रहे हैं, ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं। यहां से उठा करके यहां पे हमने रख दिया और बोला कि भाई साहब ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम है। तो ये नहीं है सेम। अब जो ये ए वेक्टर है, अगर हम इसको, क्योंकि देखिए आप इसको पैरेलली शिफ्ट नहीं किए हैं, अगर आप इसको पैरेलली शिफ्ट नहीं करेंगे तो ये ए वेक्टर नहीं रह जाएगा, कोई और वेक्टर हो जाएगा। क्यों कोई और वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, पैरेलल शिफ्टिंग हम लोग क्यों करते हैं किसी भी वेक्टर को। कंसेप्ट बस इतना है कि क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग करने से डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, इसीलिए हम इसको पैरेलल शिफ्ट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, क्या हम एंटी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए सपोज हमारे पास ये एक वेक्टर ए है और हमने इस वेक्टर को शिफ्ट कर दिया, पैरेलली शिफ्ट किया बट इन अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलली शिफ्ट किया लेकिन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये भी हम नहीं कर सकते हैं। हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहां ध्यान दो तो ये तो एंटी पैरेलल कहलाएगा, सॉरी ये तो एंटी पैरेलल कहेगा, ये तो पैरेलल शिफ्टिंग ही नहीं है।
तो हम एंटी पैरेलल नहीं कर सकते हैं शिफ्ट। क्यों नहीं कर सकते एंटी पैरेलल? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ईस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है, लेकिन ये वाला जो वेक्टर है ये वेस्ट डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। और जैसे ही दो वेक्टर का अगर डायरेक्शन अलग है तो फिर वो दोनों वेक्टर अलग हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे वो वेक्टर। इसलिए वेक्टर को हमेशा हम कैसे शिफ्ट करेंगे? पैरेलल शिफ्ट करेंगे। तो जब हम किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो उस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनअफेक्टेड रहता है, राइट। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? इसमें हम लोग देखेंगे रोटेशन ऑफ वेक्टर, कि हम किसी वेक्टर को रोटेट कर सकते हैं कि नहीं। ये तो शिफ्टिंग की बात हुई, अब हम रोटेट कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। हम इसको रोटेट कर रहे हैं किसी एंगल पे। मान लीजिए यहां पे था, हमने इसको क्या किया, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल थीटा बना रहा था, ठीक है, किसी मतलब ये एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रहा था, मान लीजिए थीटा बना रहा है। अब हम इसको क्या किए, इसको ऐसे रोटेट कर दिए, सेम वेक्टर, उसी वेक्टर को हमने रोटेट कर दिया। तो अगर आप अब ध्यान दो तो ये इनिशियली यहां पे था और बाद में हमने इसको, इनिशियली ये थीटा एंगल बना रहा था, बाद में कुछ एंगल से हमने दूसरे एंगल से इसको मैंने रोटेट कर दिया। ये इनिशियल वेक्टर है, इसी वेक्टर को हमने रोटेट किया है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जबकि इस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। डायरेक्शन क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। तो रोटेशन करने से यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया, तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं, हम वेक्टर को रोटेट नहीं कर सकते। रोटेशन करने से क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर हम किसी वेक्टर को 2 पाई एंगल रोटेट कर दे तब क्या होगा? 2 पाई आप समझते हो, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, राइट। पाई मीन्स 180, 2 पाई मीन्स 360 डिग्री। मान लीजिए ये एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, हम इस वेक्टर को रोटेट कर दे रहे हैं, घुमा देते हैं 360 डिग्री। तो जब हम 360 घुमाएंगे तो वेक्टर यहीं पे तो हो जाएगा, वो सेम वेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी कि जब हम किसी वेक्टर को 2 पाई एंगल पे रोटेट करेंगे, जब हम किसी वेक्टर को 2 पाई एंगल पे रोटेट करेंगे तो उस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर रिमेन्स द सेम। तो पॉइंट क्या लिखना है आपको? आपको पॉइंट क्या लिखना है कि ऑन रोटेटिंग, नोट डाउन कीजिए, ऑन रोटेटिंग ए वेक्टर, on rotating 2 pi angle, vector remains the same। वेक्टर कैसा रहता है? सेम रहता है, वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं से भी 2 पाई एंगल आप घुमा सकते हो किसी वेक्टर को। जब हम किसी वेक्टर को 2 पाई एंगल पे घुमाएंगे तो वो वेक्टर पहले ही वाला रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा, यानी कि सेम वेक्टर हो जाएगा। उसका डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड, किसी भी चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था रिगार्डिंग वेक्टर। तीसरा एक टॉपिक ही आप समझ लो, या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही है रिगार्डिंग वेक्टर। और तीसरा क्या है, आइए देखते हैं। आइए आइए मेरे साथ देखिए, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस पे स्टार डाल लीजिएगा। स्टार इसलिए डालना है कि यहां से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, राइट। तीसरा है एंगल बिटवीन, द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड इंपॉइंट इज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स के बीच में कैसे हम एंगल बताएंगे, कैसे हम एंगल फाइंड आउट करें? बोले ये क्या बात हुई भाई, आसानी से बता देंगे, दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हो जाएगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए, ओके, तो इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स क्या होता है। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है, राइट। हमारे पास एक वेक्टर कोई ए है और एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर बी है। अब आपसे ये पूछते हैं या आपको ये बताना है कि इस एंगल ए और इस एंगल बी के बीच में एंगल क्या है, कितना है। तो आप बोलोगे भाई साहब ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, इन दोनों के बीच में ये एंगल होगा। मान लो कुछ थीटा होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, कितना भी होगा तो ये एंगल होगा। आप बोलोगे कि ये है, लेकिन ये गलत है। ये क्या है? गलत है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, तो आप बोलोगे कि देखिए ये होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको लगेगा कि ये एंगल होगा जो हमने यहां पे लिखा है, 2 वेक्टर के बीच में यही होगा, लेकिन ये गलत है। तो इसका मतलब है कि क्या कंसेप्ट है, आप कंसेप्ट को समझिए कि हम लोग 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते कैसे हैं, बताते कैसे हैं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि आपको जो 2 गिवन वेक्टर दिया हुआ है, यू हैव टू कंसीडर दैट एंगल
you have to consider that angle which is the smallest of the angle between the vectors. आप जब भी दो वेक्टर्स को मिलाओगे तो दो एंगल बनेगा। और साथ ही साथ यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक के टेल को दूसरे के टेल से मिला देना है। पहला काम आपको क्या करना है, आपको एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के टेल से मिलाना है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि ज्वाइन कर देना है टेल को टेल के साथ। फर्स्ट वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन करना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको दो एंगल मिलेगा, ठीक है, आपको दो एंगल मिलेगा। उन दो एंगल में से जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो आंसर हो जाएगा, वो एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा। एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होगा, सपोज मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर इस तरीके से वेक्टर बी है। अब हम आपसे पूछते हैं कि बताइए कि इन दोनों वेक्टर का एंगल कितना है, या थोड़ा सा ऐसे मैं कर दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये बी वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको दोनों के टेल को मैच करना है। अगर आप यहां देखो तो यहां हेड और टेल मैच हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको दोनों के टेल को मिलाना है। तो आप पैरेलल शिफ्टिंग पढ़े हैं कि हम किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप या तो इसको शिफ्ट कर दीजिए, यहां पे इस बी वेक्टर को यहां पे शिफ्ट कर दीजिए। जैसे ही आप बी वेक्टर को यहां शिफ्ट कीजिएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। हमने क्या किया, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो हम पैरेलल शिफ्ट कर ही सकते हैं। अब ये वेक्टर इस तरीके से बन गया, दो वेक्टर्स इस तरीके से अब हो गए, ए वेक्टर बी वेक्टर। जब हमने टेल से टेल मिलाया दोनों वेक्टर के तो दो एंगल बने होंगे। देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये भी तो दोनों एंगल के बीच का एंगल है जो कि 2 पाई माइनस थीटा है, 360 माइनस थीटा है। बिल्कुल है कि नहीं है, बिल्कुल बताओ। तो दो एंगल बना। आप अब पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर दिया कि टेल को टेल के साथ ज्वाइन कर लिया। दूसरा स्टेप, जो इसमें से स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। इसमें कौन एंगल है स्मॉलेस्ट, थीटा है। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री अगर ये है तो ये जाहिर सी बात है 360 माइनस 30 यानी कि 330 डिग्री ये वाला होगा। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, 30 डिग्री। इसलिए इन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो आप क्या करना है, कोई भी पूछे, जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया एक ये वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर बी है इस तरीके से, दूसरा वेक्टर ये है बी इस तरीके से। नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, किसी भी एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके इसके टेल को इसके टेल के साथ ज्वाइन करो। देखो हम क्या कर रहे हैं, इस ए वेक्टर को यहां शिफ्ट कर ले रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, पैरेलल कर रहे हैं। जब हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। हम इस ए वेक्टर को यहां पे पैरेलल शिफ्ट कर दिए। तो अब देखो टेल से टेल दोनों का, आपको एक काम करना है, आपको कैसे भी किसी भी तरीके से पैरेलल शिफ्ट करके आपको दो वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर देना है। जैसे ही आप टेल को ज्वाइन करोगे तो यहां दो एंगल मिलेगा, एक ये एंगल मिलेगा, एक बड़ा वाला एंगल मिलेगा। तो जो सबसे छोटा वाला एंगल होगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। हमेशा याद रखो छोटा वाला एंगल ही आंसर होगा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज दैट एंगल या is the smallest angle, लिख लो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is the smallest angle between two vectors when placed tail to tail। जब हम किसी दो वेक्टर को टेल से टेल मिलाते हैं, प्लेस करते हैं, तो उसमें जब दो एंगल बनता है उसमें से जो सबसे छोटा वाला एंगल होगा वही दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन प्लेस्ड टेल टू टेल। जब हम दो वेक्टर्स को टेल से टेल मिलाएंगे और मिलाने से जो एंगल बनेगा स्मॉलेस्ट वाला वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। इस पे बेस्ड खूब सारा क्वेश्चंस भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो कंसेप्ट यहाँ पे यही है, दो वेक्टर्स के बीच में हम लोग एंगल बता सकते हैं, कैसा भी आप डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी भी तरीके का। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एंगल अगर हमें बताना है कितना होगा, मान लो हम यहाँ पे पहले से दिया गया है कि आपको थीटा है, तो बताइए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, क्या थीटा है? तो थीटा एंगल नहीं होगा। आप क्या करोगे, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दोगे इधर। जब आप इस ए वेक्टर को पैरेलली इधर शिफ्ट करेंगे, और वो हम क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि दोनों का टेल से टेल मिल जाए। अब देखो इसको आप मिटा दो,
जैसे आप इसको मिटाओगे तो देखो ए वेक्टर और वी वेक्टर, जो कि ये पहले ए वेक्टर था, अब उसको शिफ्ट हम कर चुके हैं, तो देखो दोनों का टेल से टेल मिल गया, इसका और इसका टेल से टेल मिल गया। अब देखो यहाँ पे दो एंगल आपको दिखेगा, इस एंगल से तो अब हमें मतलब ही नहीं है, एक एंगल आपको ये वाला मिलेगा और एक एंगल ये बड़ा वाला मिलेगा। तो आपको कौन सा एंगल आपका आंसर होगा? ये छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। इंपॉर्टेंट नोट आपको ये करना है, और इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एंगल होगा बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी कि मान लो थीटा एंगल है बिटवीन टू वेक्टर्स, तो ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकता है एंगल। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा। 0 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, राइट। और मैक्सिमम पाई तक हो सकता है, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर हो सकता है, इससे बड़ा भी नहीं हो सकता है, 180 से ज्यादा भी नहीं हो सकता है दो एंगल के, दो वेक्टर के बीच में, क्योंकि छोटा वाला लेंगे ना तो 180 ही मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि 180 के बाहर जैसे ही जाएंगे तो छोटा फिर तो 180 वाला हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, मैंने बोला कि दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई, तो क्या करोगे, इसके टेल को इसके टेल के साथ मिला दोगे, तो ये ए है और बी भी कुछ इसी तरीके से इसी पे ओवरलैप कर जाएगा। ये पहले वाला ए है, बाद वाला बी है, तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, तो दो एंगल के बीच में, सॉरी दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया मिनिमम, इससे कम नहीं हो सकता। नेक्स्ट केस क्या करते हैं, मान लीजिए ये एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मैंने बोला कि इन दोनों के बीच में बताइए एंगल कितना होगा, तो आप क्या करोगे, पहले वाले का जो टेल है दूसरे वाले के टेल के साथ मिला दोगे, तो मिलाओगे तो बी कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दो एंगल होंगे और दोनों 180 डिग्री ही होंगे, तो यहाँ पे थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या पता चला कि जो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा, यानी कि जो थीटा होगा बिटवीन टू वेक्टर्स, वो ऑलवेज इस रेंज में लाई करेगा, इसी रेंज में लाई करेगा, यानी कि 0 से लेके 180 डिग्री के रेंज में ही लाई करेगा, इससे ज्यादा और इससे कम नहीं हो सकता है, राइट। या तो 0 हो सकता है या मैक्सिमम 180 डिग्री हो सकता है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, हम लोग किस तरीके से दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालेंगे। आप क्वेश्चंस भी ट्राई करना बिटवीन टू एंगल्स वाला, और जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की तरफ। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेक्टर। कितने तरीके के वेक्टर होते हैं, वन बाय वन मैं सारा कुछ डिस्कस करूंगा, और वन बाय वन आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है, बहुत यूजफुल होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला जो हम लोग टाइप देखने वाले हैं, पहला वो है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर या इसी को हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, ठीक है। पहला टाइप, आइए समझते हैं कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि हर वेक्टर का एक लेंथ होता है और लेंथ को ही मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो वेक्टर में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। हमेशा आपको ध्यान में रखना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अगर जीरो हो जाए तो उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे। सपोज मान लो हमारे पास एक ए वेक्टर है और इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे दिखाते हैं, मॉड से देखते हैं। अगर जीरो हो गया तो हम बोलेंगे कि वो वेक्टर कैसा है, कैसा है, जीरो वेक्टर है। देखो अगर ये तो हुआ मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड उसका जीरो होता है। सेकंड बात अगर करते हैं इसके डायरेक्शन के बारे में कि डायरेक्शन क्या होता है, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है। देखो रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, जीरो के ऊपर एक वेक्टर का साइन लगा दो, दिस रिप्रेजेंट जीरो वेक्टर, या नल वेक्टर भी बोलते हैं। नल का मतलब ये होता है कुछ नहीं, खाली। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इज दिस पार्टिकुलर वेक्टर, इस पार्टिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। तो देखिए इसका जो डायरेक्शन होता है वो फिक्स नहीं होता है, नो एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, नो एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, या हम इसको बोल सकते हैं कि इसका आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होता है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम नहीं बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, सॉरी डिफाइन है बट हम बता नहीं सकते हैं कि वो किधर हो सकता है, वो जिधर मन उधर हो सकता है भाई साहब, ठीक है, डिपेंड करता है वो, यानी कि कोई भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना, जीरो वेक्टर का। सपोज मान लीजिए कोई इंसान, कोई बंदा ए से बी पे जाता है, तो आप बोलोगे कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है,
ए से बी पे गया तो आप बोलोगे ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। मान लीजिए वो वापस ए पे आ जाता है, वो कहाँ जाता है, वापस ए पे आ जाता है। तो जब हम इधर से जा रहे थे तो ऐसे जाएंगे, तो मेरा डायरेक्शन किधर है, मेरे वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट। जब उधर से हम वापस आ रहे हैं अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे, तो मेरा डायरेक्शन है वेस्ट की तरफ। अब हम यहाँ रुक गए, तो भाई साहब इनिशियल और फाइनल पोजीशन मेरा सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ कि नहीं हुआ, जीरो हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम बोलेंगे कि जीरो है। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो है, बट डायरेक्शन वेस्ट की तरफ, नहीं आसमान में। अरे डायरेक्शन तो वेस्ट की तरफ है, इसलिए यहाँ पे जीरो वेक्टर तो है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हम इस बार इधर जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ, टुक 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 ईस्ट की तरफ आए किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, फिर ऐसे लौटे, फिर हम कहीं आ गए वेस्ट के डायरेक्शन में, सॉरी ईस्ट के डायरेक्शन में, फिर जहां से हम चले थे वहीं पे आ गए। तो इस बार मेरा डायरेक्शन किधर है, तो इस बार मेरा डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट जीरो है इस बार। फर्स्ट बार मेरा डायरेक्शन इधर था, यानी कि वेस्ट की तरफ था, तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है। सेकेंड टाइम हमने क्या किया, पहले बी से ए पे आए, फिर ए से बी पे चले गए, तो इनिशियल पोजीशन सेम, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो मैग्नीट्यूड तो जीरो है, बट इस बार डायरेक्शन हमारा किधर है, ईस्ट की तरफ है। तो आप देखो यहां भी जीरो ही वेक्टर है, यहां भी जीरो ही वेक्टर है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। इट मींस कि डायरेक्शन जीरो वेक्टर का पार्टिकुलर नहीं होता है, वो आर्बिट्रेरी होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि नल वेक्टर का, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा जीरो होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर, और इस पे स्टार डाल लो भाई साहब, डाल लो स्टार डाल लो। जब मैंने स्टार बोला इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको लग रहा होगा यूनिट वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड 1 होगा, लेकिन यूनिट वेक्टर का यूज बहुत है। यूनिट वेक्टर इतना परेशान करता है लड़कों को कि वो कंफ्यूज्ड रहते हैं, इसलिए कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट क्या है। भाई यूनिट वेक्टर हमसे क्या बोलना चाहता है, इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। रट तो लेते हैं कि मैग्नीट्यूड जिसका 1 हो वो यूनिट वेक्टर होता है, बट इसका एक्चुअल जो कंसेप्ट है वो नहीं समझ पाते। आइए समझते हैं। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, कहीं कहीं आपको यूनिटी भी दिखेगा, यूनिटी या 1 इसको बोल सकते हैं, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उस वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। बिल्कुल बोलेंगे भाई साहब। मान लीजिए ए वेक्टर है और इस ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो हम इस ए वेक्टर को बोलेंगे यूनिट वेक्टर। बिल्कुल यूनिट वेक्टर बोलेंगे कि ये जो ए वेक्टर है अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो हम इसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। राइट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट वेक्टर को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सपोज मान लीजिए कि ए जो है एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। ए कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। सपोज ए इज ए यूनिट वेक्टर, हमें पहले से पता चल गया कि ए भाई साहब तुम यूनिट वेक्टर हो। तो ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए ऊपर ऐसे। इस साइन को बोलते हैं कैप, हम इसको पढ़ेंगे ए कैप। यानी कि जब भी हमें किसी वेक्टर को ये बताना हो कि वो यूनिट वेक्टर है तो हम उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। जहां जहां कैप आएगा उसको हम यूनिट वेक्टर मानेंगे, कंसीडर करेंगे, होगा वो यूनिट वेक्टर ही होगा। सपोज हमें पता चल गया कि एक वेक्टर ए है जो यूनिट वेक्टर है। ये कैसा है, यूनिट वेक्टर है, तो हम इसके ऊपर कैप लगा देंगे। ये जहां हमको दिख गया कैप ना, तो इसका मतलब है कि ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। और जब हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 1 होगा हमेशा, ये ध्यान में रखना है। द मेन थिंग अबाउट यूनिट वेक्टर इज कि इसका यूज जो होता है, यूनिट वेक्टर का यूज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्टार डाल लो भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज यूज्ड to represent the direction of any vector।
किसी भी वेक्टर का अगर हमें डायरेक्शन बताना हो तो हम यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको यूनिट वेक्टर से बताते हैं। यानी कि यूनिट वेक्टर का यूज क्या है? यूनिट वेक्टर का यूज है डायरेक्शन बताने के लिए। यूनिट वेक्टर टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। सपोज कोई भी एक वेक्टर है, मान लो ए एक वेक्टर है, ये एक ए वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर को सपोज ऐसे देखिए, अगर मान लीजिए ये एक ए वेक्टर है, अब इस ए वेक्टर का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा। अगर हम लिख दिए ए कैप, या अगर हम लिख दिए ए वेक्टर के ऊपर एक कैप लगा दिए, तो ए कैप दिखा रहा है कि इस वेक्टर का ये डायरेक्शन है, जो कि इस डायरेक्शन में है। ठीक, मान लो ए वेक्टर को हमें लिखना है, तो ए वेक्टर को लिखने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया। भाई ये एक वेक्टर है कि नहीं है, आप बताओ। ये एक वेक्टर है, राइट, ये एक वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ। इसका डायरेक्शन भाई तो यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन के लिए कौन? यूनिट वेक्टर। और यहीं से एक बहुत फेमस फॉर्मूला भी आता है यूनिट वेक्टर का, जो आपको हमेशा याद रखना है। फॉर्मूला क्या है वो देखो, फॉर्मूला देखिए, और इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना, इसका बहुत यूज है। देखो यहां से अगर हम यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखें, यहां से अगर हम यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखें तो क्या लिख सकते हैं? ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। दिस इज वेरी फेमस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज है 11th में भी और 12th में भी, इन बोथ क्लासेज और आगे भी। यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? उस वेक्टर डिवाइडेड बाय उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और इसका बहुत यूज है। सपोज मान लीजिए अगर जैसे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आप लोग थोड़ा सा जानते होंगे। सपोज मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक, आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस को दिखाने के लिए, आगे मैं बताऊंगा भी, आई कैप यूज किया जाता है। आई कैप का मतलब क्या हुआ? एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के लिए हम आई कैप का यूज करेंगे। वाई एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जे कैप का यूज करेंगे, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को यूज करने के लिए हम के कैप का यूज करेंगे। तो आई कैप क्या है? आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जे कैप क्या है? जे कैप भी एक यूनिट वेक्टर है जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन को शो कर रहा है। और के कैप क्या है? के कैप भी एक यूनिट वेक्टर है जो जेड एक्सिस के डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, whose magnitude is 1 and it is used to locate or represent or to show the direction of any vector। किसी भी वेक्टर का अगर हमें डायरेक्शन बताना है तो हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज कर लेते हैं, राइट। आई होप कि आपको यूनिट वेक्टर क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड टाइप वेक्टर का, और वो होगा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होता है? तो दो वेक्टर इक्वल कब हो सकता है? टू वेक्टर्स आर said to be equal if, कंडीशन फर्स्ट, दो वेक्टर इक्वल तब होगा जब पहला कंडीशन होगा कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। इफ both the vectors have equal magnitude, पहला कंडीशन कि इक्वल मैग्नीट्यूड्स का होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन सेम डायरेक्शन होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप समझ भी सकते हो कि अगर किसी भी दो वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग हो गया तो वो दो वेक्टर ही अलग अलग है, तो फिर इक्वल होने का क्वेश्चन ही नहीं होता है। तो सेम डायरेक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड का अगर दो वेक्टर है तो हम बोलेंगे कि वो कैसा है? इक्वल वेक्टर है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, अगर कोई आप एक वेक्टर ऐसे दिखाता है और बोलता है कि ये ए वेक्टर है और यह है 2 सेंटीमीटर ईस्ट, 2 सेंटीमीटर ईस्ट, फिर एक और दूसरा वेक्टर है बी, इसको बोलता है 2 सेंटीमीटर ईस्ट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, इस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना है? 2 ही है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इसका भी ईस्ट है और डायरेक्शन इसका भी ईस्ट है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर।
तो व्हेन ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर कब होगा? जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के, एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर बराबर होगा डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर के। तो दो वेक्टर बराबर तब होंगे, इक्वल तब होंगे जब पहला का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, एंड साथ ही साथ डायरेक्शन भी पहले का दूसरे वाले के साथ बराबर हो। तो दो वेक्टर इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, नाउ अगर एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ है यूनिट का भी, तो यूनिट सेम होना चाहिए। देखिए ये एक लॉजिकल बात है कि अगर 2 मीटर हो और 2 सेंटीमीटर हो तो फिर बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड का फर्क हो जाएगा ना। 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ये तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, लेकिन वी कैन अंडरस्टैंड कि 2 मीटर और 2 सेंटीमीटर तो सेम नहीं है, क्योंकि ये तो लार्ज है ना, तो ये दोनों बराबर तो हो ही नहीं सकते हैं। तो यूनिट बोला जाता है कि यूनिट भी सेम होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि यूनिट सेम होगा तभी तो इक्वल होगा। अगर यूनिट चेंज हो जाएगा तो फिर डिफरेंस आ जाएगा ना उसके लेंथ में, मैग्नीट्यूड में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इक्वल वेक्टर। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लेट मी रफ ऑल दिस थिंग्स। आई होप कि आप सब लोग इसे नोट डाउन भी कर रहे होंगे, कॉपी पे नोट डाउन करना है, लिखना है आपको। क्लास की तरह पढ़ाई कीजिए भाई, क्लास की तरह, तभी कुछ होने वाला है। कथा नहीं यहाँ पे सुनने आए हैं आप पढ़ाई, आप लिखो ना, कॉपी पे लिखो। लिख क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? कॉपी पे लिखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर के बाद नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर अभी हमने इक्वल वेक्टर में पढ़ा कि सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए और सेम डायरेक्शन होना चाहिए। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए? आपका सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए दो वेक्टर का। सेम डेफिनेशन है, ठीक है ना, तो बार बार मैं नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली मैं कंडीशन लिख दे रहा हूं कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। इस बार सेम डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर सेम डायरेक्शन हुआ तो फिर तो वो तो इक्वल हो जाएगा, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो हम उसको बोलेंगे कि वो उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई एक ए वेक्टर है, कोई ए वेक्टर है जिसको हम बोल रहे हैं 2 मीटर ईस्ट। ठीक है, 2 मीटर ईस्ट। ठीक, बहुत बढ़िया। एक दूसरा जो है बी वेक्टर है। इस बी वेक्टर को हमने बोला, बी वेक्टर को हमने क्या बोला? 2 मीटर वेस्ट। अगर हम यहां ध्यान दें तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है और इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 2 है। तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है एंड दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है। अलग नहीं, अपोजिट होना चाहिए। अलग और अपोजिट होने में फर्क है। अपोजिट मतलब अगर इधर ईस्ट तो दूसरे वाले का वेस्ट में होना चाहिए। दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो इधर ईस्ट तो ये वेस्ट, तो डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम बोलेंगे कि जो ए वेक्टर है वो नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर के बराबर है। यानी कि ये दोनों एक ही वेक्टर है, बस डायरेक्शन अलग है। यानी कि एक पे आप नेगेटिव साइन दिखा दो। ठीक, अगर मान लीजिए आपसे कोई बोला कि मान लीजिए ये कोई डी वेक्टर है, बताओ इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? तो आप बोलोगे यही होगा, बस इसके डायरेक्शन को घुमा दीजिए, तो ये माइनस डी वेक्टर है। मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे। तो अगर ये डी वेक्टर है तो इसका अपोजिट, एक अपोजिट में अगर जैसे हम ड्रॉ करते हैं तो ये इसका माइनस डी वाला वेक्टर होगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने बोला कि भाई साहब ये अगर सी वेक्टर है तो बताओ इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर। तो आप बोलोगे भाई साहब देखिए इतने ही मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर हम अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर देंगे तो ये माइनस सी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं किसी भी नेगेटिव वेक्टर को। अगर ये एक वेक्टर सी दिया हुआ है तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा? उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे? एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, सेम मैग्नीट्यूड का हम ड्रॉ करेंगे। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, आइए समझते हैं कि पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे पैरेलल वेक्टर्स। देखो भाई साहब बहुत ही आसान है। यहां पे मैग्नीट्यूड सेम हो ये जरूरी नहीं है, बट डायरेक्शन सेम होना चाहिए।
पैरेलल में क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड या तो सेम हो सकता है या सेम नहीं भी हो सकता है, दोनों चलेगा भाई, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन का सेम होना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दो जो वेक्टर आप जिसको कंसीडर कर रहे हो कि पैरेलल है कि नहीं, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास ये एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। देखो ये भी ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है और ये बी वेक्टर भी ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो ए वेक्टर का और बी वेक्टर का जो है और डायरेक्शन क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है, पर क्या ये दोनों पैरेलल हैं? तो बोलोगे हाँ भाई साहब बिल्कुल पैरेलल है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। एंगल कैसे निकालते हैं, बताए थे ना। क्या करते हैं, बी वाले को यानी कि दोनों में से किसी को भी शिफ्ट कर दो पैरेलली, और जब हम ए वेक्टर को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इसके टेल को इसके टेल को और इसके टेल को ज्वाइन कर देंगे तो ए वेक्टर वाई ऐसे आ जाएगा। देखो भाई साहब ए वेक्टर वाई ऐसे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ए और बी के बीच में दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड हो गए हैं, तो थीटा का वैल्यू 0 ही तो होगा। तो हमेशा याद रखना और देख लेना, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 हो गया, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 हो गया तो हम बोलेंगे कि वो पैरेलल वेक्टर से। यही कंडीशन सेटिस्फाई, यही सिर्फ इतना भी कंडीशन अगर आपको दे दिया जाता है ना कि अगर एंगल 0 होगा, क्योंकि अगर एंगल 0 तभी होगा ना जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। तो बस एक कंडीशन ही इसमें आप लागू कर सकते हो कि अगर 0 डिग्री एंगल हो गया दो वेक्टर के बीच में, तो दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स का। एंटी पैरेलल वेक्टर्स में क्या होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स में क्या होगा, डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अलग मतलब अपोजिट हो जाएगा, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। बस इतना ही काफी है भाई साहब। अगर 180 डिग्री दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हो गया ना, तो वो दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे, एंटी पैरेलल हो जाएंगे। जैसे देखिए मान लीजिए हमारे पास ये वेक्टर ए है और एक ये वेक्टर बी है, क्या ये दोनों एंटी पैरेलल है? क्या ये दोनों एंटी पैरेलल है? तो हम बोलेंगे कि देखिए एंटी पैरेलल अगर है कि नहीं है, ये हम ऐसे कैसे बताएं, पहले चेक करेंगे ना कि दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो इस ए वेक्टर को इसके टेल के साथ ज्वाइन कर देंगे तो ए ऐसे कुछ दिखेगा। तो अब बताओ ना ए और बी के बीच में कितना एंगल है, तो बोलोगे पाई है भाई साहब 180 डिग्री। तो जैसे ही 180 डिग्री आपको दिखा तो आप बोलोगे ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। तो अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री आता है देन वी विल से कि टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। वेरी सिंपल, वेरी। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर्स। ये दोनों एक ही तरीके से डिफाइन होगा, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस कि एक ही में मैंने दोनों को डिफाइन कर रहा हूं। कोलिनियर और कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स देखो, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स कोलिनियर तब होंगे जब वो एक ही लाइन पे फॉल करते हो या एक ही लाइन पे होते हो। यानी कि व्हाट वी कैन से, टू और मोर देन टू वेक्टर्स are said to be collinear vectors if they lie on a same line। एक ही लाइन पे अगर लाई करते हैं तो हम बोलेंगे कि वो कैसे हैं, कोलिनियर है। दो या दो से ज्यादा, दो भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, सेम लाइन है, यहाँ पे हम मान लीजिए एक ए वेक्टर ड्रॉ करते हैं जो इसी लाइन के ऊपर है। ये ए वेक्टर कहाँ है, ये ए वेक्टर इसी लाइन के ऊपर है। एक और मैंने बी वेक्टर डिफाइन किया बी, और ये भी इसी लाइन पे। मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है हमें ना तो मैग्नीट्यूड से, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब ही नहीं है। देखिए भाई साहब, और ये जरूरी भी नहीं है कि पैरेलल ही हो। एक सी वेक्टर है इस तरीके से, सी वेक्टर है इस तरीके से। अब मैंने पूछा कि क्या ए बी और सी कोलिनियर है, क्या ये ए बी और सी कोलिनियर है, तो आप बोलोगे कि देखिए भाई साहब, जो ए वेक्टर है ना और जो बी वेक्टर है ना और जो सी वेक्टर है ना, तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। तीनों कैसे, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, इसलिए ये कोलिनियर है, इसलिए ये कोलिनियर वेक्टर्स है। दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स, राइट, दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर्स दो या दो से ज्यादा जो सिर्फ एक ही लाइन पे लाई करे तो वो कोलिनियर हो जाएंगे। सिर्फ ए बी को अगर पूछा जाए तो हाँ भाई साहब
ये भी कोलिनियर है क्योंकि दो वेक्टर है और सेम लाइन पे है। तो ऐसे वेक्टर, दो या दो से अधिक वेक्टर जो सिर्फ एक ही लाइन पे अगर फॉल करता है, देन दैट वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर तब बोलेंगे जब वो सेम लाइन पे क्या करे, लाई करे, पढ़े। नोट इट डाउन फास्ट। नेक्स्ट बात करते हैं। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं भाई साहब। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होता है, कोप्लेनर वेक्टर्स। अच्छा भाई साहब, कोप्लेनर वेक्टर्स भी होता है, ओहो, ये तो हम जानते ही नहीं थे। कोप्लेनर वेक्टर, देखिए यहां पे प्लेन आ रहा है, प्लेन वर्ड। आपको सबसे पहले प्लेन क्लियर होना चाहिए कि प्लेन क्या होता है। देखिए प्लेन क्या होता है, ये जो हमारा बोर्डवा है ना, ये बोर्ड, ये एक प्लेन है। ये क्या है, एक प्लेन है। सपोज मान लीजिए हमारे पास कुछ और है, एक मान लीजिए बुक है, ठीक है, ये सिंगेज साहब जी का बुक है। ये बुक का ये जो फ्रंट पेज आपको ये वाला दिख रहा है, ये ऐसे, ये भी एक प्लेन है। ये भी क्या है, एक प्लेन है। तो प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन का मतलब ये होता है कि जिसमें दो एक्सिस से मिलकर बने। देखो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बना है, तो ये एक प्लेन बना रहा है जिसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ठीक है, आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस में भी पढ़ा होगा, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, ठीक है, जेड एक्स प्लेन, दैट इज प्लेन। ये एक प्लेन है, बोर्ड एक प्लेन है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब ये होता है कि दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर जो सेम प्लेन में हो, तो वो कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इस तरीके से। अच्छा, ई वेक्टरवा और ई वेक्टरवा, ए वेक्टर और ई भी वेक्टर बोर्ड के ही प्लेन में है कि बोर्ड के अलग प्लेन में है? तो तुम बोलोगे भाई सब पगला गए हो का, बॉडी के तो प्लेन में है। तो देन वी विल से कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होगा, टू और मोर देन टू वेक्टर्स, टू और मोर देन टू वेक्टर्स which lies in the same plane। अगर सेम प्लेन में लाई करता है, देन वी विल से कि टू और टू से ज्यादा जो वेक्टर्स है वो कोप्लेनर वेक्टर्स है। तो यहां हम बोलेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोप्लेनर। जैसे कि देखिए ये मेरा एक मार्कर है, ये मान लीजिए ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इस प्लेन में है ये दोनों, तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे, राइट। नाउ अगर हम यहां ध्यान से देखें तो दो वेक्टर हमेशा प्लेन में ही रहेंगे। तो क्या बोलते हैं, नोट, यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। हमेशा भाई साहब दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दो वेक्टर हमेशा किसी न किसी प्लेन में ही होंगे। दो वेक्टर साथ में, मान लो ये वेक्टर है, कैसा हो तुम रख लो और तरीके, तो ये तो हमेशा प्लेन में ही रहेंगे। ये दो वेक्टर आप किसी भी तरीके से रख लो, देखो ये प्लेन में रहेगा। मान लीजिए मेरा हाथ है, तो मेरे हाथ के प्लेन में है, ये मेरा बॉडी, मेरा प्लेन है, देखो ये बॉडी के प्लेन में है कि नहीं। आप किसी तरीके से, किसी ओरिएंटेशन में आप रख लो, ये हमेशा प्लेन के ही अंदर रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, जब हम दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर ले लें, मान लो थ्री वेक्टर को कंसीडर करें, एक कुछ मिलेगा मुझे, हाँ, तीन वेक्टर मान लो ये दो वेक्टर पहले से था जो कि प्लेन में था, और एक वेक्टर ये है जो आउट ऑफ प्लेन चला गया। भाई साहब देखो 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 देखो, ये मान लो मेरा हाथ का प्लेन है, तो जो आपके तरफ निकला हुआ मार्कर दिख रहा है येलो कलर का, वो मेरे हाथ के प्लेन के बाहर है। देखो मान लो ये दो वेक्टर है जो कि प्लेन में है, ध्यान से देखिए, बोर्ड के प्लेन में दो वेक्टर है, ये जो तीसरा वेक्टर है देखिए आउट ऑफ प्लेन हो गया, ये बोर्ड के बाहर चला गया कि नहीं। अरे ध्यान से देखो ना, ये बोर्ड के बाहर, ये तुम्हारे तरफ दिखता है, आते हुए दिख रहा है, तो ये आउट ऑफ प्लेन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आउट ऑफ प्लेन। तब ये तीनों जो वेक्टर होंगे ये कोप्लेनर नहीं होंगे। लेकिन हो सकता है कि तीनों ऐसे हो जाए, तब ये तीनों प्लेन में है, लेकिन जैसे ही ये ऐसे हो गया तो ये आउट ऑफ प्लेन हो गया। तो इसका मतलब पॉइंट क्या हुआ कि तीन वेक्टर, थ्री वेक्टर्स में भी कोप्लेनर हो सकते हैं। भाई कैसे हो, तीनों को ओरिएंट कर लो, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये तीनों एक ही प्लेन में है। तो थ्री वेक्टर्स मे बी कोप्लेनर और मे नॉट बी कोप्लेनर।
देखो जरूरी नहीं है ना कि तीन वेक्टर हमेशा ही कोप्लेनर हो, वो कोप्लेनर हो भी सकता है और कोप्लेनर नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो सी वाला वेक्टर है ना, ये दो वेक्टर पड़े हुए हैं स्पेस में और तीसरा वाला जो सी वेक्टर उसको ऐसे रख दो तो ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, फिर तो ये कभी भी प्लेन में नहीं रह पाएगा। किसी भी तरीके से आप कर लीजिए, आप इसको सोच सकते हैं। तो थ्री वेक्टर्स हो सकता है कि कोप्लेनर हो या हो सकता है वो कोप्लेनर नहीं हो, लेकिन 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 दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे, दो वेक्टर हमेशा प्लेन में ही लाई करेंगे। आप ऐसे आप इसको ऐसे रखोगे ना तो देखो ना, ये वेक्टर ये प्लेन बन जाएगा। आप ऐसे रखोगे अपने तरफ तो ये एक प्लेन बन गया है कि नहीं, ये हमेशा प्लेन में होगा। लेकिन ये मान लो ऐसे रख दो तो ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, ये तो प्लेन में है दोनों, ये आउट ऑफ प्लेन हो गया। या ओ भाई साहब, ये मान लो ये दोनों प्लेन में है तो ये आउट ऑफ प्लेन चला गया। तो तीन वेक्टर जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, कोप्लेनर हो। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो टाइप है, टाइप नंबर 7, वो है कॉन्करेंट वेक्टर्स। अच्छा, कॉन्करेंट फोर्स भी होता है। कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होता है? कॉन्करेंट वेक्टर्स, मेरा चौक जो मेरा मार्कर है वो भी जवाब दे रहा है। खैर लास्ट है, आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, खत्म ही होने वाला है हमारा वीडियो। कॉन्करेंट वेक्टर्स, कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होता है? देखो, दो या दो से ज्यादा वेक्टर, टू और मोर देन टू वेक्टर्स, अगर वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उनको बोलेंगे कि वो कॉन्करेंट वेक्टर्स है। जैसे जैसे देखो 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 देखो, देखो, देखो। मान लो एक ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर हाई है और सी वेक्टर हाई है। गजब हो गया भाई साहब, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर। ठीक, तीनों वेक्टर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इन तीनों वेक्टर्स को, ए वेक्टर्स, बी वेक्टर्स एंड सी वेक्टर्स को हम बोलेंगे कि ये कॉन्करेंट वेक्टर्स है। ये कैसे वेक्टर्स है? कॉन्करेंट वेक्टर्स। ये भी हो सकता है कि जिसका लाइन ऑफ एक्शन है, जैसे कि मान लीजिए ए वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर मान लीजिए ऐसे है और मान लीजिए सी वेक्टर ऐसे है। इसको मिटा देते हैं ना, इधर तरीके ऐसे, सी वेक्टर ऐसे। यानी कि ये तीनों जो वेक्टर है इंटरसेक्ट तो नहीं किए हैं, वेक्टर तो इंटरसेक्ट नहीं किए हैं, लेकिन इनका लाइन ऑफ जो एक्शन है, ये देखो बी का लाइन ऑफ एक्शन है, ये सी का और ये ए का, तीनों किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन भी अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ रहेगा तो हम तीनों को क्या बोलेंगे? को कॉन्करेंट वेक्टर्स बोलेंगे। तो कॉन्करेंट वेक्टर्स किसको बोलते हैं? ऐसे वेक्टर्स जो दो या दो से अधिक वेक्टर्स, टू और मोर देन टू वेक्टर्स which intersect at one point, किसी एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट वेक्टर्स बोलेंगे। या टू और मोर देन टू वेक्टर्स whose line of action intersect at a point, या तो वो तीनों वेक्टर ही एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, या जो उनका लाइन ऑफ एक्शन है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो हम उसको कॉन्करेंट वेक्टर्स बोलते हैं। आज का जो हमारा जो लेक्चर रहा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। स्टार्टिंग में हमने बात किया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, तो उसमें हमने पैरेलल शिफ्टिंग देखा, उसके बाद हमने रोटेशन देखा कि 2 पाई रोटेट करने से वेक्टर्स अनअफेक्टेड रहता है। देन हमने सीखा कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, स्मॉलेस्ट वाला एंगल होता है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। देन हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को कंसिडर किया। सबसे पहले हमने जीरो वेक्टर देखा या नल वेक्टर, उसके बाद यूनिट वेक्टर का काफ़ी यूज होता है, आपको हमेशा ये ध्यान में रखना होता है। उसके बाद इक्वल वेक्टर देखा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर देखा, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स देखा, देन कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर्स देखा, एंड लास्ट कॉन्करेंट वेक्टर्स देखा। इस तरीके से आपका पूरा कवर अप हो जाता है टाइप्स ऑफ वेक्टर, पूरा जितने भी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ अच्छे वीडियो, कुछ अच्छे टॉपिक्स को लेकर आएंगे वेक्टर्स में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन की बात करेंगे, वेक्टर्स एडिशन की, वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। देन उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे
मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की, जिसमें हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मज़ा आएगा, आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप यहाँ सीखिए अच्छे से, क्वेश्चन अच्छे से हर कंसेप्ट को सीखिए, सीख करके उसका यूज कीजिए, उस पर बेस्ट क्वेश्चंस कीजिए। ओके, आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इसी होप के साथ मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। फिर से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।